उत्तर प्रदेश में एक बड़े मुस्लिम नेता को मौत के घाट उतार दिया गया है और यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई है। मुस्लिम देश सहित कई सारे देशों ने योगी आदित्यनाथ और मोदी पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। आनन फानन में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है, जबकि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब योगी आदित्यनाथ की जान भी खतरे में पड़ चुकी है। पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुस्लिम नेता, एक बार का सांसद और 5 बार रह चुके विधायक अतीक अहमद को योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत पुलिस वालों की मौजूदगी में 3 लोगों ने धड़ाधड़ गोलियां मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया है। अच्छी खबर यह है कि वो तीनों के तीनों अपराधी आतंकवादी उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्तारी में मौजूद हैं। उन तीनों के नाम हैं अरुण मौर्य, सनी पुराने और लवलेश तिवारी। ताज्जुब की बात यह है कि इन तीनों का कनेक्शन अतीक अहमद से दूर दूर तक नहीं, इन तीनों का दूर दूर से अतीक अहमद का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बावजूद भी इन तीनों का अतीक अहमद को मारना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। वैसे तो अतीक अहमद का इनसे कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन इन तीनों का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर है। इन तीनों में से एक लवलेश तिवारी का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी से है। 2019 में स्मृति ईरानी के एक प्रोग्राम में लवलेश तिवारी की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसके अलावा लवलेश तिवारी की एक तस्वीर बीजेपी के उस नेता के साथ वायरल हो रही है जिस नेता का सीधा ताल्लुक नरेंद्र मोदी जी से है। और यह वाकई में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि एक ऐसे व्यक्ति का अतीक अहमद का मर्डर होना जिस व्यक्ति का ताल्लुक बीजेपी नेता और मोदी सरकार से है, तो यह बहुत बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। उसी लवलेश तिवारी के पिताजी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनके पिताजी ने कहा कि लवलेश तिवारी एक नंबर का नालायक लड़का था। अतीक अहमद का खून करने वाला जो इनका बेटा है उनको नालायक कह रहे हैं, और साथ ही इन्होंने कहा कि वो नशे ड्रग्स में लथपथ रहता था, वो बहुत ही कम घर आता था। इन तीनों में से एक कातिल जिसका नाम अरुण मौर्य है, जब आप उसके घर को देखोगे तो उसके घर पिंडाल के तौर पर बनवाए, यानी 4 दीवार भी ढंग से मौजूद नहीं है। एक गरीब घराने का रहने वाला अरुण मौर्य और बाकी तीनों के तीनों का फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ही गुर्बत से भरा हुआ है, और इन तीनों का अतीक अहमद पर 7 लाख की बंदूक से हमले करना यह क्या कहलाती है। तीनों का सही से घर नहीं है, तीनों गरीबी से आते हैं, मां बाप का गुजर बसर मुश्किल से हो रहा है, और इन तीनों के पास 7-7 लाख की 3 गन होना यह किस बात की तरफ इशारा करता है। अच्छी खबर तो यह है कि अतीक अहमद की ये जो मर्डर है, ये जो मिस्ट्री है, इसके बारे में पहले से ही कुछ लोगों को पता थी, जबकि अब तक पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन मुझे यकीन है कि इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो इस वक्त कुछ दिख नहीं रहा जिसको, अब उसे जरूर दिखना शुरू हो जाएगा। अतीक अहमद पर हुए इस हमले की खबर साध्वी प्राची को पहले से ही पता था। अतीक अहमद पर 15 अप्रैल में हमला किया गया रात के वक्त में, जबकि उसके कुछ ही घंटे पहले साध्वी प्राची ने एक ट्वीट किया जिस पर उसने कहा कि असद अभी बाकी है, झांकी है, अतीक अभी बाकी है। यानी साध्वी प्राची को साफ तौर पर मालूम था कि उसी दिन रात के वक्त अतीक अहमद पर हमला किया जाना है। और साध्वी प्राची को यह खबर कैसे मिली, यानी किसी भी तरीके से किसी मर्डरर का इससे कोई ताल्लुक है, इसकी पुलिस की पड़ताल यूपी पुलिस को करनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक उपदेश राणा ने 24 फरवरी को ही बता दिया था कि अतीक अहमद का एनकाउंटर दिन दहाड़ी होगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। और ठीक वैसे ही 15 अप्रैल की रात में हुआ। और ठीक इस हादसे के बाद उपदेश राणा ने ट्वीट करके बताया कि मैंने पहले ही कहा था कि अतीक अहमद का एनकाउंटर होगा, उसका मर्डर होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। पुराना स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। यानी उपदेश राणा ने पूरी यूपी पुलिस को चुनौती दे दी है कि उपदेश राणा का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, भले से उसको पता था एक मर्डर होने वाला है, और वो मर्डर अतीक अहमद का हो भी चुका है। उसके अलावा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो कि एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, वो ट्वीट कर दावा कर रहा है कि यह मर्डर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने करवाया है। उस ट्वीट में वो साफ तौर पे लिख रहा है कि आज यूपी सोएगा नहीं, बल्कि मिट्टी में मिला देने वाली बात पर बाबा जी ने बोलते हैं वो करके दिखा दिया है और माफिया को मिट्टी में मिला दिया है। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस मर्डर को योगी आदित्यनाथ से जोड़ रहा है और यूपी पुलिस नतमस्तक देखकर तमाशा देख रही है। खैर, जिस जगह पर अतीक अहमद और उनके भाई पर धड़ाधड़
गोलियों से हमला किया गया था, उस जगह में स्थानीय लोगों ने उस मंजर को देखकर उसे प्री प्लान मर्डर का नाम दिया है। उन लोगों ने कहा कि यह मर्डर प्री प्लान है। पुलिस के गाड़ी में ही वो तमाम लोग आए थे और पुलिस के गाड़ी ही उन तमाम लोगों को लेकर भर के चले गई। ये सब के सब पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था, क्योंकि तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो व्यक्ति अतीक अहमद पर धड़ाधड़ गोलियां चला रहा है, पुलिस उसी के पीछे उसका एक हाथ पकड़ के खड़ा है। पुलिस चाहती तो उसी वक्त उन तीनों को एनकाउंटर कर सकती थी, उन तीनों के पैर में गोलियां मार सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। खैर, अब चूंकि ये मामला तूल पकड़ रहा है, तो मैं इस पर बता दूं कि अतीक अहमद के मर्डर से पहले 3 दिन पहले उनके एक बेटे असद अहमद की भी निर्मम हत्या कर दी गई इनकाउंटर के नाम पर। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद पर किसी भी तरीके की कोई एफआईआर पहले मौजूद नहीं थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को वहां पर लाया गया और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर असद अहमद को उसमें फंसाया गया। अब उस सीसीटीवी फुटेज को साफ तौर पर देखोगे, जो तस्वीर आपको दिख रही है उसका असद अहमद से कोई लेने देने नहीं है। उस तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति और असद अहमद का लुक, इन दोनों का लुक में जमीन आसमान का फर्क है। कोई व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से नहीं कह सकता है कि वो वही व्यक्ति है जो मर्डर कर रहा है, जिसने उमेश पाल की हत्या की। उस सीसीटीवी फुटेज के क्या असद अहमद से कोई मेल है? कोई मेल नहीं है। पुलिस को इस बारे में अगर कंफर्मेशन था कि यह बंदा असद अहमद है तो उसे कोर्ट में ले जाकर फांसी की सजा दिलवाते, मैं मोहम्मद हफीज अंसारी उसका समर्थन करता, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर करके इस मामले को ही दबा दिया और उमेश पाल का असल हत्यारा शायद आज भी फरार हो चुका होगा। तो अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जिसमें साफ तौर पर दिख भी नहीं रहा वो असद अहमद है, उसके आधार पर मुस्लिम होने की वजह से उसका एनकाउंटर कर दिया। और आज अतीक अहमद को भी दिन दहाड़े रात के वक्त में 9 पुलिस वालों की मौजूदगी में 3 भटके हुए बेचारे युवकों ने धारदार 7 लाख विदेशी हथियार से उन पर हमला कर दिया। और गोदी मीडिया इस पर मौन है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस पर मौन नहीं है। कतर की इंटरनेशनल मीडिया के बहुत सारे लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं। कतर कहता है कि यह जो हमला है यह पूरा स्पॉन्सर किया हुआ है गवर्नमेंट का, मोदी और योगी का इसमें हाथ, ये लोग बता रही है, कह रहे हैं यह पूरा का पूरा हमला सरकार ने ही करवाया है। इसके अलावा यूएई की इंटरनेशनल मीडिया चैनल खलीज टाइम ने भी इस पर रिपोर्ट शाया करते हुए कहा कि 2 मुसलमानों पर हमले किए गए हैं, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस बुजदिली का मुजाहरा कर रही थी और पुलिस चाहती तो इनकी इस हत्या को रोक देती। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया टीआरटी वर्ल्ड नाउ, फ्रांस 24, बीबीसी वर्ल्ड, सीएनएन न्यूज और रॉयटर्स जैसे इंटरनेशनल मीडिया जिनकी खबर पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, उन्होंने भी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के इस हत्या पर अपनी रिपोर्ट शाया की है और योगी और मोदी पर बहुत बड़े, उनके सरकार पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। खैर, आनन फानन में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस लॉ एंड ऑर्डर के टूटते हुए बिखरते हुए सिस्टम पर योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफे की मांग की है। ओवैसी साहब ने साफ तौर पर कहा कि यह प्री प्लान मर्डर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल भी नतमस्तक हो चुकी है और कानून का जो उल्लंघन चल रहा है वो योगी आदित्यनाथ के हाथ के बाहर जा चुका है। तो संविधान के दायरे में उन्होंने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मैं जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ में संवेदनशील व्यक्ति नहीं है। अगर उनके अंदर इतनी भी शर्म होती तो वो आज का इस्तीफा दे देते, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए जिसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी पुलिस और कोई भी प्रशासन शामिल ना हो और उसमें यह देखा जाए कि इसमें कौन गुनहगार है, किसके कहने पर मर्डर किया गया, इसके पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है। जिसके बाद इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जा चुकी है जिस पर अतीक अहमद और असद अहमद जिनको मर्डर किया गया उन पर सवाल खड़े किए गए और अब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगी जिसके बाद यह फैसला किया जाएगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि मीडिया में पहले ही मीडिया ट्रायल करके एक शख्स को दोषी बता दिया जा रहा है जिसके बहुत सनसनीखेज परिणाम हो सकते हैं, बहुत खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही थी जब यूट्यूब में, जबकि जो चैनल आपके टीवी पर आते हैं वो लोग पहले ही किसी को दोषी बता दे रहे थे। अतीक अहमद को भी उन पर जितने भी इल्जाम लगे हुए थे उन पर मर्डर साबित नहीं हुआ था,
उन पर किडनैपिंग साबित हुआ था और उन पर उनको सजा भी दी गई थी, लेकिन मर्डर करना या फिर और बड़े बड़े अपराध उन पर अभी प्रूफ नहीं हुए थे। लेकिन गोदी मीडिया पहले उनको मर्डरर, खूनी, दंगाई, बाहुबली कहकर दिखा रही थी, जिसका नतीजा यह निकला कि 3 भटके हुए नौजवानों ने किसी के कहने पर अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया। अगर दबंगई होना, आप देखिए गोदी मीडिया आज भी, सुधीर चौधरी जो कि गोदी मीडिया का एक पत्रकार है, वो इसे हत्या नहीं वध का नाम देने की कोशिश कर रहा है, यानी वो इसे जायज ठहरा रहा है। यानी बाहुबली होना एक ऐसा अपराध बन चुका है यूपी में कि उसे दिन दहाड़े मार दिया जाएगा। तो अब इसके तहत योगी आदित्यनाथ की जान भी खतरे में जा चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जब आप रिकॉर्ड दिखोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अगर आप बीजेपी के अंधभक्त हो। योगी आदित्यनाथ पर जितनी धाराएं लगी, संगीन धाराएं, आईपीसी 306, 307, 506, 147, 306 नहीं 302, 148, 133, 295, 297, इतनी धाराएं संगीन हैं। उन पर मर्डर के चार्जेस है, उन पर दंगाई के चार्जेस है, अवैध हथियार के चार्जेस है, गुंडई के चार्जेस है, इतने अवैध। यानी योगी आदित्यनाथ से बड़ा इस वक्त दबंगई और कोई बाहुबली मौजूद ही नहीं है। आप सोचिए, तो क्या अतीक अहमद की अगर सरेआम हत्या कर दी जा सकती है, तो क्या कोई ऐसे ही भटके हुए लोग योगी की हत्या नहीं कर सकते हैं? तो अब योगी आदित्यनाथ की भी जान खतरे में पड़ चुकी है। और मेरे नजरिए से ये सब कुछ इसलिए प्री प्लान दिख रहा है क्योंकि एक बड़ी खबर को भारत में दबा दिया गया है। वो खबर है पुलवामा अटैक को लेकर। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले पुलवामा में एक अटैक किया गया जिसमें 40 सीआरपीएफ के नौजवान शहीद कर दिए गए थे। इस पर जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बड़ी टिप्पणी की है। उस पर उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनको पता था कि इतना बड़ा हमला होने वाला है और वो लोग कुछ डिमांड कर रहे थे जिसे मोदी सरकार ने नहीं माना, और जब मोदी से उन्होंने बात करने की कोशिश की तो मोदी ने उनको चुप करवा दिया। और यह खबर आग की तरह फैली रही थी कि 14 अप्रैल को यह खबर फैली और 15 अप्रैल को अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसे साफ पता चलता है कि पुलवामा के शहीदों का अपमान किया जा रहा है और उनको भी प्री प्लान मारा गया है, जिसकी वीडियो विस्तार से मैं अगली वीडियो में करूंगा इंशाल्लाह। उससे पहले आपको इस वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा देना है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बात को धड़ कमेंट पर करते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट पर मुझे जरूर बताइए कि अतीक अहमद की मौत के बाद क्या आप एमआईएम ज्वाइन करोगे कि नहीं, क्योंकि आपको अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, अपने परिवार को हिफाजत खुद करनी होगी। और जब तक सत्ता की ताकत आपके हाथ में नहीं आ जाती तो पुलिस भी आपके लिए कोई कार्य नहीं करेगी। तो इसीलिए कमेंट पर बताइए कि इस वीडियो के बाद आपने क्या सबक हासिल किया। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।